20 सालों से बिहार में निकम्मी सरकार। एनडीए से मोह भंग होते ही फूटा पारस का गुस्सा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, एनडीए से मोह भंग होते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार की नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। अब पशुपति कुमार पारस को बिहार सरकार रास नहीं आ रही है। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पारस का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। पारस ने कहा कि पिछले 20 सालों की सरकार को निकम्मी उन्होंने करार दिया और कहा कि राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है। वहीं दूसरी ओर अमित शाह के बिहार में कैंप करने वाले बयान पर भी पशुपति कुमार पारस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कितना कैंप करेंगे। पारस ने साफ कहा कि जनता इस बार बदलाव की ओर है, यानी कि उनका साफ कहना है कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बनने वाली नहीं है। आप खुद सुने किस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने मोह भंग होते हुए एनडीए की सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। क्योंकि हम 5 सांसद थे और हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। कारण मैं नहीं जानता हूँ, कारण मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, ये दलित की पार्टी थी और भाजपा दलित विरोधी है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो दलितों के भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनके खिलाफ में कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई। सर अमित शाह का बयान आया है कि बिहार चुनाव में वे आकर के यहाँ कैंप करेंगे, यहाँ रहेंगे पूरी तरह से। अरे कितनों कैंप करेंगे, जनता ना मालिक है जी। बुलेट के सामने में, बैलेट के सामने में बुलेट का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। जनता सर्वोपरि है। एक बात जान लीजिए, हम लोग अपने भाषण में कहते हैं कि चौकी पर बैठने वाला आदमी हम लोग चौकीदार है और ज़मीन पर बैठने वाला आदमी ज़मींदार है। उसके एक वोट से देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है। राजा हो, रंक हो, प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो और एक गांव में काम करने वाला क्षेत्र का मजदूर हो। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको मौलिक अधिकार है एक वोट देने का। गृह मंत्री जी को 2 वोट देने का अधिकार है? नहीं। हमको 2 वोट देने का अधिकार है? नहीं। सबको एक। मतलब क्या माना जाए, आने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार में? नहीं, आ रहे हैं अपने पार्टी के प्रचार में आएंगी। मैं क्यों कहूँगा कि फर्क नहीं पड़ेगा? लेकिन जनता बदलाव की ओर है। एक बात आप जान लीजिए कि पर्व होता है, जैसे धार्मिक पर्व होता है, हिंदू के लिए होता है धार्मिक पर्व होता है, छठ है, दुर्गा है, होली है। उसी तरह मुस्लिम धर्म के लिए होता है, रमज़ान है, ये है। सिख के लिए अलग होता है, ईसाई के लिए अलग होता है। धार्मिक जो पर्व होता है वो वर्ष में एक दिन होता है। और ये जो पर्व है 2025 का जो चुनाव है, ये सभी जात और धर्म के लिए 5 वर्ष में एक पर्व, लोकतंत्र का पर्व है। इसलिए मैं इस मंच से आज कहने आया हूँ आरा की जनता को, खास के बिहार की जनता को, मैं अपने दल की ओर से ये कहने आया हूँ कि निकम्मी सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है, आप इसको 20 वर्ष से बिहार की गद्दी पर है और आज तक बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं लगा। बेरोजगारों का भरमार है, भ्रष्टाचार, पहले सुन लीजिए, भ्रष्टाचार है। और आप आज आरा में देखे होइएगा कि आपके जिला के हेडक्वार्टर में घटना घटी है 25 करोड़ से ज़्यादा। ये साबित करता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। 25 करोड़ से ज़्यादा लूट ले गए लुटेरे। 25 करोड़ ले जाए, 2500 करोड़ ले जाए, बिहार सरकार के कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाकामी है प्रशासन। नालंदा में, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जहाँ उनका जन्म स्थान है, कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है, उनके घर के बगल में, उनके जिला में एक वृद्ध महिला को पैर में कील ठोका गया। और बिहार सरकार का कोई भी बड़ा से बड़ा मंत्री हो, छोटा से छोटा पदाधिकारी हो, किसी पदाधिकारी ने जाकर के उस महिला का स्तुति नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी स्वस्थ नहीं हैं। इसीलिए बिहार की जनता को
कि बदलाव के मूड में है। और वैसे पशुपति कुमार पारस जिस तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वही नीतीश कुमार है जिनके साथ वो सरकार में थे। नीतीश कुमार जिन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत समाजवादी आंदोलन से की थी, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन पारस के बयान से यह जाहिर होता है कि उनका नेतृत्व अब जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। पारस के अनुसार राज्य में भ्रष्टाचार की स्थिति बहुत खराब है और सरकार का विकास कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा है। खासतौर पर उन्होंने बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, जो बिहार के युवाओं और आम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पशुपति कुमार पारस का यह बयान न केवल नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती देता है, बल्कि ये बिहार में भाजपा के लिए भी एक नई राह खोलने की कोशिश है। बिहार में लगातार बदलते राजनीतिक समीकरण और बढ़ते असंतोष की स्थितियों के कारण पारस के नेतृत्व में आरएलजेपी को एक बड़ी भूमिका मिल सकती है। उनके अनुसार अब बिहार में नई सरकार की आवश्यकता है, तो जो लोगों की समस्या को हल करने में सक्षम हो। वो मानते हैं कि बिहार में अब एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, जो राज्य के विकास को प्राथमिकता दे और जनता के मुद्दों पर काम करे। अब पारस के मोहभंग की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा जब की गई, तब दूसरी तरफ वो पारस ने जो है मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, मतलब एनडीए से भी नाता तोड़ लिया। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस ने अब बीजेपी का भी साथ छोड़ दिया। ये नहीं भूलना चाहिए कि पशुपति कुमार पारस बीजेपी के साथ होने की बदौलत ही केंद्रीय मंत्री बन पाए थे, और इस मुगलियाते में भी उनको नहीं रहना चाहिए कि बीजेपी ने उनकी किसी राजनीतिक ताकत की वजह से साथ दिया था और उनको लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता बनाया जाना भी वक्त की नजाकत और जरूरत थी। पारस का केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा काफी हैरान करने वाला है। जिस दौर में हर नेता बीजेपी के साथ जाने के लिए आतुर हैं, किसी नेता के साथ छोड़कर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। खुन्नस की बात करें, लेकिन ये राजनीतिक फैसला तो समझ में आता नहीं है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे पशुपति कुमार पारस ने भी हरसिमरत कौर की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से विरोध जताते हुए इस्तीफा दिया है, लेकिन दोनों मामलों में बहुत फर्क है। हरसिमरत कौर ने कृषि कानून के विरोध में, यानी कि एक खास मकसद के लिए इस्तीफा दिया था और एनडीए से नाता तोड़ा था। पशुपति कुमार पारस का तो महज निजी स्वार्थ देखा जा रहा था एनडीए से नाता तोड़ने का। ऐसा भी तो नहीं है कि वो अपने वोटर को जाकर बताएं कि दलित हितों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने एनडीए छोड़ा है। ना वो दलितों के साथ किसी तरह के भेदभाव का आरोप बीजेपी पर लगा पाएंगे। अगर किसी के धोखा देने की बात बोले तो उल्टे उनको ही सुनना पड़ सकता है। भले बीजेपी ने कभी नहीं पूछा हो, लेकिन लोग तो पूछेंगे ही कि आखिर चिराग के साथ उनके व्यवहार को कैसे देखा जाए। राजनीति में कोई धोखा खा ले अलग बात है, लेकिन कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता जिससे पहले ही उन्हें घाटा नजर आ रहा हो। हाँ, अगर भविष्य में फायदा नजर आए तो तुरंत जो है राजनीति में घाटे का सौदा भी चलता है। सवाल है कि पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने का निर्णय किस हिसाब से लिया है। यूपी में शिवराज सिंह यादव का जो हाल हुआ, जाहिर है पशुपति कुमार पारस भी पूरी तरह से वाकिफ होंगे। पहले भी उनके मन में यह भावना तो आती ही होगी कि लोक जनशक्ति पार्टी को खड़ा करने से लेकर मुख्य धारा से बनाए रखने में वो शिद्दत से मेहनत करते रहे, लेकिन वारिस तो बेटा ही बनेगा, भाई को पूछता कौन है। जैसे शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के प्रतिनिधित्व के रूप में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बने रहते थे, पशुपति कुमार पारस भी रामविलास पासवान की राजनीति में मजबूत स्तंभ की भूमिका में होते थे। मुलायम सिंह यादव तो यूपी में ही रहते थे, लेकिन रामविलास पासवान पूरी तरह से दिल्ली के ही होकर रह गए, और ऐसे में पशुपति कुमार पारस ही बिहार में उनकी मौजूदगी का एहसास कराते थे। लेकिन अस्पताल जाने से पहले रामविलास पासवान ने चिराग पासवान के हवाले सब कुछ कर दिया था, और अस्पताल से लौटते ही पशुपति कुमार पारस मन की कोई बात कह नहीं पाते। सारा कामकाज चिराग पासवान देखने लगे और पारस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। मौके की ताक में तो रही, मौका मिल भी गया और मजबूत साथ भी। नीतीश कुमार को भी चिराग पासवान से विधानसभा चुनाव का बदला लेना था। सारे जरूरी इंतजाम कर देने के बाद हांडी चूल्हे पर चढ़ ही गई। मुश्किल ये है कि अब तो पशुपति कुमार पारस को नीतीश कुमार की मदद भी नहीं मिल सकती, वो तो अभी एनडीए के साथ है। पशुपति कुमार पारस अगर अपनी राजनीतिक हैसियत की ठीक ठाक
पैमाइश कर पाते हैं तो बीजेपी का ऑफर बड़े ही सहज भाव से स्वीकार कर सकते थे। राज्यसभा भेजने या किसी स्टेट में राज्यपाल बना देने का ऑफर कोई बुरा नहीं था। पशुपति कुमार पारस का गुस्सा बीजेपी और चिराग पासवान से बराबर हो सकता था। बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस की बात नहीं मानी और चिराग पासवान उनकी सबसे बड़ी वजह है। ये तो ऐसा लगता है जैसे कि चिराग पासवान के खिलाफ राजनीति नहीं बल्कि पट्टीदारी की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े हो सकता है पशुपति कुमार पारस भी सिर्फ 6 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़ा करे। अगर वो अकेले अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, अगर महागठबंधन के साथ मैदान में उतरते हैं तो जो सीटें बंटवारे में हिस्से में आएगी चुनाव तो उन्हीं पर लड़ना ही होगा। हो सकता है गुस्से के बावजूद वो बीजेपी के बजाय सिर्फ चिराग पासवान के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला ले, लेकिन असर तो सीधे सीधे बीजेपी पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर चिराग पासवान और उनके उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं तो नंबर तो बीजेपी का ही कम होगा जिसके लिए वो लड़ रही है। अब की बार 400 पार। वैसे आपको बता दें देर से ही सही चिराग पासवान की चुनावी भूमिका का पेमेंट अटका हुआ था, लेकिन अब मिल ही गया है। बीजेपी की तरफ से पशुपति कुमार पारस जो मिल रहा था किसी और से उससे ज्यादा क्या मिलेगा। सुना है पशुपति कुमार पारस को महागठबंधन और एनडीए कैंप के संपर्क में भी कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनको भी उतनी ही तवज्जो मिल रही होगी जितना चिराग पासवान के लिए था। चिराग पासवान को तो 10 सीटों का ऑफर सुना गया था। बिहार की जीती हुई 6 सीटों के अलावा 2 और यूपी में भी 2 सीट। ऐसे में जबकि चिराग पासवान के साथ हाथ मिलाने में तेजस्वी यादव को फायदा नजर आ रहा हो, भले उनके खिलाफ वो पशुपति कुमार पारस का साथ देंगे और कुछ हो ना हो चिराग पासवान को उपचुनाव में नाकामी हाथ लगी हो, लेकिन अब तो चिराग पासवान ने साबित कर ही दिया कि वो अपने पिता रामविलास पासवान के रास्ते पर चल पड़े हैं। बीजेपी ने भी चिराग पासवान की ताकत को देखते हुए साथ लिया है। अगर वो विरोधी खेमे में चले जाते तो नुकसान उठाना पड़ सकता था। वैसे आपको बता दें दिल्ली में बीजेपी से दोस्ती कायम रखने के साथ साथ चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय रहकर यह संकेत भी दिया कि आने वाले दिनों में वो रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के डबल रोल में नजर आएंगे। वैसे जिस तरीके से चिराग पासवान अपनी राजनीति को जो है लगातार मजबूत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस ने अब जो है नीतीश कुमार के लिए जो है मोर्चा खोल दिया है। उनका साफ कहना है कि इस बार जनता बदलाव चाह रही है, यानी कि उनका साफ कहना है कि एनडीए जो है इस बार विधानसभा चुनाव में उनको नाकामी हाथ लगने वाली है। खैर अब आगे ही पता चलेगा कि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आने वाले समय में क्या कुछ वो कर पाते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।